चलिए सभी को राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बिहार एक परिचय ऑब्जेक्टिव बुक का नेक्स्ट श्रृंखला में आप लोग का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को जरूर से जरूर देखिए। बिहार एक परिचय यह पुस्तक ए बीपीएससी का जो एईडीओ का एग्जाम होने वाला है उसके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। चलते बिना देरी के लेके चलते हैं आपको हम टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक आपका है गुप्तकालीन बिहार पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे गुप्तकालीन बिहार। चलिए शुरू करते हैं गुप्तकालीन बिहार को हम लोग। गुप्तों का वह आदि पुरुष जिसका राज्य मगध के आसपास तक सीमित था। तो सही आंसर हो जाएगा ए। सही आंसर हो जाएगा ए। श्रीगुप्त और घटोत्कच का क्या था? मगध के आसपास तक सीमित था इसका क्षेत्र। चलते प्रश्न नंबर 2 पे। किस गुप्त शासक के सिक्कों पर लिच्छिवाय नामक पौराणिक आख्यान अंकित था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम के। चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्के पर आख्यान था, लिखा हुआ क्या था? लिच्छवाया। इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है। चंद्रगुप्त प्रथम भारतीय इतिहास का प्रथम शासक था जिसने सोने के सिक्के चलाए थे। चलते प्रश्न नंबर 3 पे। चंद्रगुप्त का प्रथम राज्याभिषेक हुआ था। चंद्रगुप्त का प्रथम राज्याभिषेक आपको पाटलिपुत्र में हुआ था, प्रथम राज्याभिषेक। चलते प्रश्न नंबर 4 पे। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश के स्थापना का वर्ष था। तो गुप्त वंश स्थापना का जो वर्ष था 320 ईस्वी। चलते प्रश्न नंबर 5 पे। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न नंबर 5 आपसे बोल रहा है किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करने वाला व्यक्ति था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया था। इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है। इस वैवाहिक संबंध द्वारा चंद्रगुप्त ने लिच्छवियों का वैशाली का राज्य प्राप्त किया। लिच्छवियों के नेपाल राज्य को चंद्रगुप्त ने फिर जीत लिया। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपको लेकर 6 नंबर पे। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि का धारण की थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में। इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त में गुप्त संवत भी चलाया था। चंद्रगुप्त ने ही गुप्त संवत चलाया था। चलते प्रश्न नंबर आपको 7 पे लेके। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने खुद को क्या कहा है? लिच्छवी दोहित्र। चलते प्रश्न नंबर 8 पे। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है। तो गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय जो दिया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है। चलते प्रश्न नंबर 9 पे। गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। तो गुप्त साम्राज्य जो प्रथम राजधानी थी पाटलिपुत्र थी। चलते प्रश्न नंबर 10 पे। किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ यानी मंदिर स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो सही आंसर हो जाएगा सी समुद्रगुप्त से। चलते प्रश्न इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है। समुद्रगुप्त की आज्ञा से मेघवर्मन ने गया में बोधि वृक्ष के उत्तर में श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक भव्य विहार बनवाया था। चलते प्रश्न नंबर 11 पे। चंद्रगुप्त द्वितीय। चलते प्रश्न नंबर 11 पे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का विदेशी मामलों शांति और युद्ध मंत्री वीरसेन सभा कहाँ का था? वीरसेन सभा कहाँ का? सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र का ही था। वो कहाँ से था? पाटलिपुत्र से। चलते प्रश्न नंबर 12 पे। किस गुप्त शासक को कुंतल प्रमुख पाटलिपुत्र यानी पाटलिपुत्र का भगवान कहा गया है?
किस गुप्त शासक को पाटलिपुत्र का भगवान कहा गया? तो सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को पाटलिपुत्र का भगवान कहा गया है। किस चीनी यात्री ने मगध में धनी लोगों द्वारा अस्पताल बनवाने और वहां रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं देने की चर्चा किया है? तो सही आंसर हो जाएगा फाहियान ने किया है, फाहियान। चलते प्रश्न नंबर 14 पे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय बिहार की यात्रा करने वाला फाहियान के संबंध में सत्य कथन की पहचान करना। इनमें से कौन सा कथन सत्य है आपको बतलाना है। कथन एक है, उसने बिहार में वैशाली की यात्रा की और गंगा नदी को पार कर पाटलिपुत्र गया। 2 नंबर, फाहियान ने पाटलिपुत्र को अन्य शहरों की तुलना में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना। और तीसरा कथन आपका, फाहियान ने बिहार में नालंदा, राजगिरी, बोधगया और चंपा की भी यात्रा की। और चौथा स्टेटमेंट है, मगध देश की भी उन्होंने खूब प्रशंसा की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी स्टेटमेंट क्या है? सभी स्टेटमेंट सही है। 1 2 3 4, तो सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें 1 2 3 किसमें 1 2 3 4, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते प्रश्न नंबर 15 पे। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का जो युग है गुप्त युग माना जाता है। चलते प्रश्न नंबर 16 पे। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था, तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे कुमारगुप्त प्रथम थे। प्रश्न नंबर 17, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई। तो बोध गया के महाबोधि मंदिर की जो स्थापना हुआ है गुप्त काल में ही हुआ है। चलते प्रश्न नंबर 18, चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? चीनी यात्री फाहियान पाटलिपुत्र 3 साल तक रहा था। चलते प्रश्न नंबर 19 पे। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? आर्यभट्ट का जो संबंध था पाटलिपुत्र से था। आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र से। चलते प्रश्न नंबर आपको लेकर 20 पे। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? सही आंसर हो जाएगा शाहाबाद जिले से प्राप्त हुआ है। प्रश्न नंबर चलते 21, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई। अभी बुद्ध देव की पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई आपको सुल्तानगंज भागलपुर से। इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है, बिहार के प्रथम मूर्तियों में महाराजा त्रिकमाल के 64वें अब्द में निर्मित बोध गया की मूर्ति है। चलते प्रश्न नंबर 22 पे। राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिन के चित्र हैं, यह किस काल के हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त काल के हैं। प्रश्न नंबर 23 पे चलते हैं। राजगिर में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ था? जरासंध की बैठक का जो निर्माण हुआ है गुप्त काल में ही हुआ है। प्रश्न नंबर चलते 24 पे। तीरभुक्ति यानी आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था। आधुनिक दरभंगा का जो राज्यपाल माना जाता है गोविंद गुप्त को। एक्सप्लेनेशन दे रहा है, गोविंद गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। चलते प्रश्न नंबर 25 पे। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय जो प्रसिद्ध है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। चलते प्रश्न नंबर 26 पे। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? तो सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था समय में। प्रश्न नंबर 27, किसने यह कहा कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों का मुफ्त इलाज दवाएं दी जाती थी। सही आंसर हो जाएगा आपका सी, फाहियान ने। प्रश्न नंबर 28, गुप्त संवत का आरंभ। गुप्त संवत जो आरंभ माना जाता है
320 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 29 पे चलते हैं। निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 30 पे चलते हैं। मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय हुआ? मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण जो हुआ था नरसिंह गुप्त के समय। तो नरसिंह गुप्त के समय। प्रश्न नंबर चलते 31। गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इनमें योगदान देने वाले विद्वान कौन से थे? तो सही आंसर हो जाएगा ब्राह्महिर थे भी, ब्राह्महिर भी थे, आर्यभट्ट भी थे और ब्रह्मगुप्त भी थे। ठीक ना? तो सही आंसर हो जाएगा 1 2 3। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। चलते प्रश्न नंबर नेक्स्ट 32 पे। चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के किस शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास मिशनरी भेजा था? तो सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त के पास मिशनरी भेजा था। प्रश्न नंबर 33 पे चलते हैं। किस गुप्त शासक के बारे में आर.डी. बनर्जी ने कहा है कि वह मगध साम्राज्य का अंतिम महान शासक था? तो मगध साम्राज्य का जो अंतिम महान शासक स्कंदगुप्त को कहा है। चलते प्रश्न नंबर 34। किस परवर्ती गुप्त शासक ने सिंहासन त्याग कर नालंदा मठ में रहने चला गया? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नरसिंह गुप्त बालादित्य चला गया था। प्रश्न नंबर चलते 35 पे। गुप्त काल में तिरभुक्ति यानी तिरहुत का मुख्यालय कहाँ था? तो गुप्त काल में तिरहुत का जो मुख्यालय था वैशाली बसाड़ में था। चलते प्रश्न इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तिरहुत प्रमंडल को तिरहुत भुक्ति कहा जाता था। मगध भुक्ति के अंतर्गत पटना प्रमंडल था जिसे नगर भुक्ति भी कहा जाता है। भागलपुर बंगाल के पुनर्वर्धन भुक्ति में शामिल था। प्रश्न नंबर 36 पे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान थे। नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख बंगाली विद्वान था शीलभद्र। सही आंसर हो जाएगा शीलभद्र। तब आपका आ जाता है मगध के परवर्ती गुप्त शासक। हम लोग इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं कि इस सीरीज में आपको मजा आ रहा होगा। अगर नहीं देखते तो इस वीडियो को देखिए ताकि आने वाला बीपीएससी एईडीओ का जो एग्जाम है उसमें एग्जाम सही से जाए। चलिए सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए।